हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें अब तक हम लोगों ने देखा पैसिव डिफ्यूजन के बारे में और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काफी सारी प्रोटीन्स के थ्रू हो सकता है, जिनको बोलते हैं पंप्स, क्योंकि उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो कल हम लोगों ने देखा था पी टाइप पंप, जिसके अंदर काफी सारे ट्रांसपोर्टर लाइक सोडियम पोटेशियम पंप, प्रोटोन पंप, प्रोटोन पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, जिसको SCRCA पंप भी बोला जाता है, सर का पंप। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं F टाइप और अदर रिमेनिंग पंप्स के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एफ टाइप पंप क्या होता है? ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ये क्या है? एक इवोल्यूशनरी कंजर्व टाइप का पंप है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से लेके हायर यूकेरियोट्स तक सबके अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये है इवोल्यूशनरी कंजर्व टाइप का पंप है, और इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इस तरह से दिखाई देती है। और इसके अंदर जो मेनली टू सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, एक होती है ट्रांसमेम्ब्रेन सब यूनिट, जिसको बोलते हैं FO सब यूनिट, और एक होती है F1 जो साइटोसोलिक सब यूनिट होती है। तो इसका नाम FO क्यों दिया है? इसको कुछ लोग F0 भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही जो नेम है वो है FO, क्योंकि इसको जो इनहिबिट करता है इस वाली सब यूनिट को, वो करता है ओलिगोमाइसिन। उसके बेस पे ही इसका नाम रखा गया है FO सब यूनिट। ओके, तो इसको F1 और FO पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, और ये एक एटीपी सिंथेज है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसके अंदर एटीपी का यूज होके कोई ना कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें क्या होगा? एटीपी सिंथेज क्यों बोला है? क्योंकि इसमें एटीपी का प्रोडक्शन भी हो सकता है और एटीपी का यूज करके किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर भी हो सकता है। तो एफ टाइप का जो पंप होता है, ये रिवर्सिबल टाइप का होता है। इसमें एटीपी सिंथेसिस भी हो सकती है और एटीपी हाइड्रोलाइज भी हो सकती है। ओके, तो और जब फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था फर्नांडिस ने, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है एफ टाइप पंप। ओके, और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जहाँ पे एटीपी पंप चलता है, हमें पता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस होता है। और उसके अलावा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मींस प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और ये क्या करता है? प्रोटॉन पंप की तरह वर्क करता है। प्रोटॉन्स को क्या करता है? एक साइड से दूसरी साइड में फ्लो करवाता है प्रोटॉन का। ओके, देन एटीपी का सिंथेसिस भी कर सकता है और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी कर सकता है। और इसकी जो सब यूनिट है मेनली, इसमें ये वर्क कैसे करता है? इसके अंदर 12 सी सब यूनिट होती है, जो एज ए रोटर की तरह वर्क करती है, और ये क्या करती है? 120 डिग्री पे इस तरह से रोटेट करती रहती है। ओके, ये इसका एक्सेल होता है, ये भी रोटेट करता है इस वाली सब यूनिट के साथ साथ में। और ये जो F1 पार्टिकल्स है, ये इसमें ये अल्फा बीटा इस तरह से 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा ये काफी सारी सब यूनिट्स होती है, काफी सारी प्रोटीन्स होती है इसमें, लाइक गामा, बीटा 2, B2, ए सब यूनिट, और ये डेल्टा और ये गामा। तो इस तरह से काफी सारी सब यूनिट्स प्रेजेंट रहती हैं। और जब ये रोटेट करेगा तो इधर से क्या होगा? प्रोटॉन का पंप होगा, प्रोटॉन पंप होंगे यहाँ पे। एक प्रोटॉन पंप होगा, तब वो 120 डिग्री पे रोटेट करेगा, जिससे क्या होगा? एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेगा? लूजली बाउंड होगा यहाँ पे। उसके बाद वापस से जब प्रोटॉन पंप होगा, तो फिर वो 120 डिग्री पे रोटेट करेगा, और फिर क्या होगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की टाइटली बाइंडिंग होगी, और इस तरह से एटीपी का सिंथेसिस होता है। ओके, तो ये क्या है? एक एटीपीएस है, और ये रोटर मोटर होती है, इस तरह से टरबाइन की तरह घूमती है, और इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ओके, देन नेक्स्ट है वी टाइप पंप।
तो वी टाइप पंप की जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रिजेंबल करती है एफ टाइप पंप से। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है इसके अंदर, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, क्योंकि एटीपी का इसमें सिर्फ हाइड्रोलाइसिस होगा, इसमें एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। ओके, तो इट सेंड प्रोटॉन आयंस ऑलवेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि इसमें क्या होगा, एटीपी का ओनली यूज होगा, एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। इस ये भी काफी सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसी तरह से इसमें भी रोटर होता है। ओके, देन ऑलवेज हाइड्रोलाइज द एटीपी, नेवर एक्ट लाइक एटीपी सिंथेस, और फर्स्ट डिस्कवर किया गया था इसको वैक्यूल के अंदर। ओके, तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट रहती है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, इसलिए इस वैक्यूल के नाम पे इसका नाम रखा गया है वी टाइप पंप। ओके, और किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, पैरोक्सिसोम के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और अदर एंडोसोम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ओके, और रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिफिकेशन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन से है, लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। इसके अलावा एंडोसोम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है, लाइसोसोम टाइप का। जब लाइसोसोम बनेगा उससे पहले अर्ली और लेट एंडोसोम बनते हैं, तो उसके अंदर भी पीएच थोड़ी लो पीएच रहती है, तो उसके एसिडिफिकेशन के लिए कौन वर्क करता है, ये वी टाइप का पंप, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटॉन्स को डंप करता है इसके ल्यूमन के अंदर। ओके, एंडोसोम और लाइसोसोम के ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स को डंप करेगा, और जैसे जैसे प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है क्या होता है, पीएच लो होती जाती है। ओके, तो इस तरह से वर्क करता है वी टाइप पंप। देन ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है सीएसआई नेट में, इसमें पूछा गया था कि लाइसोसोम में ऐसा कौन सा पंप प्रेजेंट होता है, कौन सा एटीपीएस प्रेजेंट होता है, या फिर लाइसोसोम की एसिडिक पीएच किसकी वजह से होती है। ओके, तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कौन से पंप्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसका एसिडिक पीएच होता है। ओके, देन नेक्स्ट एटीपी बाइंडिंग कैसेट मींस एबीसी ट्रांसपोर्टर। एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या होता है, इसको एटीपी बाइंडिंग कैसेट क्यों बोला जाता है और ट्रांसपोर्टर बोला जा रहा है। इट मींस हमें पता है पंप किसके लिए यूज करते हैं, जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और एटीपी को यूज करते हैं, उसके लिए पंप का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर उसके लिए यूज किया जाता है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पंप ट्रांसपोर्टर की तरह वर्क कर रही थी कोई प्रोटीन। ओके, तो एबीसी को भी ट्रांसपोर्टर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये यहाँ पे एटीपी सिर्फ एज ए लिगेंड की तरह वर्क कर रही है, यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता है, एटीपी एज ए लिगेंड की तरह वर्क करेगी, और इस वाली जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज करवाएगी जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि ये भी इवोल्यूशनरी कंजर्व है, ये बैक्टीरिया से लेके यीस्ट, फंजाई सबके अंदर प्रेजेंट रहता है, और इसको फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर किया गया था वो किया गया था कैंसर सेल के अंदर। ओके, तो कैंसर सेल के अंदर देखा गया कि कैंसर को अगर कीमोथेरेपी कर रहे थे तो उसको काफी सारी ड्रग से ट्रीट कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस शो हो रहा था। ओके, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मीन्स कितनी भी सारी ड्रग का हम ट्रीट कर रहे हैं वो वापस से उसको रेजिस्टेंस शो कर रही थी वो वाली सेल। तो इसका ये रीजन था क्योंकि उसके अंदर कैंसर सेल के अंदर एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट था, वो क्या कर रहा था, मॉलिक्यूल्स को वापस सेल के आउटर साइड में डंप कर रहा था। ओके, तो उसकी वजह से वो जो ड्रग है हम लोग दे रहे थे वो वहां पे वर्क नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन भी बोला जाता है। ओके, देन इसके अंदर भी एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है जिसको बोलते हैं एटीपी बाइंड होगा जहाँ पे, और एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, इस तरह से अटैच्ड रहता है, और इसमें कोई कन्फर्मेशनल चेंज होकर ये क्या होगा, मॉलिक्यूल का इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। सो एबीसी ट्रांसपोर्टर हमें पता है फॉस्फेटिडाइलसेरीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट रहता है ऑलवेज, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें फॉस्फेटिडाइलसेरीन क्या हो जाता है, आउटर साइड में
फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के थ्रू वो आउटर साइड में चला जाता है। ओके, तो अगर फॉस्फेटिडाइलसेरिन आउटर साइड में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो फिर उसको क्या करवाया जाता है, एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू उसको वापस फ्लिपेज मूवमेंट करवा के वापस से इनर साइड में लाया जाता है, साइटोसोलिक साइड में लाया जाता है। ओके, सो फॉस्फेटिडाइलसेरिन कहाँ पे बाइंड करेगा, टी सब यूनिट पे बाइंड करेगा। जो उसकी टी सब यूनिट कौन सी थी, जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन वाली सब यूनिट थी, उसको टी सब यूनिट भी बोला जाता है। ओके, अगर वो एक्सोप्लाज्मिक फेज में प्रेजेंट है तो टी सब यूनिट से बाइंड करवा के फिर ए सब यूनिट जो एटीपी बाइंडिंग साइड है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइड, वहां पे एटीपी की बाइंडिंग होगी, फिर उसमें क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, देन फॉस्फेटिडाइलसेरिन फ्लिप्ड एट साइटोसोलिक फेज। ओके, तो इसमें काफी सारी फेज देखी थी हमने, E1 स्टेट, E2 स्टेट, वो कल वाले वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो जरूर देख ले, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वर्क करती है। ओके, देन ये पैरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, और मोर देन 48 एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी समथिंग 100 टाइप के एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, और यीस्ट के अंदर इसके अलावा काफी सारे ऑर्गेनिज्म में एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इवोल्यूशनरी कंसर्न। Then ABC transporter has low specificity for their molecules, so identify different type of drug। अगर हम लोग किसी भी कैंसर सेल को ड्रग से ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी जो मॉलिक्यूल से बाइंडिंग होने की स्पेसिफिसिटी है वो काफी ज्यादा लो होती है एबीसी ट्रांसपोर्टर की, जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी भी ड्रग को बाहर डंप कर देता है। ओके, तो इसकी वजह से कीमोथेरेपी के अंदर मल्टीपल ड्रग देनी पड़ती है, काफी सारी ड्रग का ट्रीटमेंट देना पड़ता है बार बार, ताकि उसका कुछ ना कुछ असर हो सके। ओके, अदरवाइज वो ड्रग बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है और ड्रग का कोई भी असर नहीं होता है। सो एबीसी इवॉल्व फॉर इफ्लक्स ऑफ जीनोबायोटिक कंपाउंड्स। तो एबीसी का इवोल्यूशन क्यों हुआ है, जीनोबायोटिक कंपाउंड जो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं उनका इफ्लक्स करने के लिए इसका इवोल्यूशन हुआ है। ओके, देन इन प्लांट एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को और जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को वैक्यूल के अंदर डंप करता है। ओके, तो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स एज ए लाइसोसोम भी वर्क करती है, इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को वैक्यूल के अंदर डंप करवा दिया जाता है। Then next है, in bacteria ABC transporter help in nutrition uptake and toxin secretion। ओके, तो न्यूट्रिशन के अपटेक के लिए और टॉक्सिन सिक्रेशन के लिए भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा यीस्ट के अंदर ये मेटिंग फैक्टर्स को रिलीज करने के लिए भी वर्क करता है। एंड देन एनिमल्स के अंदर तो ये काफी ज्यादा रोल प्ले करता है, लाइक एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी वर्क हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अगर एंटीजन को प्रेजेंट करना है तो उसमें भी एबीसी ट्रांसपोर्टर हेल्प करता है। इसके अलावा ये फॉस्फेटिडाइलसेरिन को तो अंदर लेने आने का काम करता है, और इसके अलावा भी काफी सारे ट्रांसपोर्टर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, लाइक क्लोराइड जो CFTR होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसकंडक्टेंस रेगुलेटर, ये एक टाइप की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो क्या करते हैं, क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाती है मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, तो वो भी क्या है, एक एबीसी टाइप का ट्रांसपोर्टर है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन, स्वेट ग्लैंड जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड, देन मेम्ब्रेन ऑफ एल्यूलाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है, थ्रोट के अंदर और लंग्स के अंदर। ओके, तो इस तरह से काफी सारी एपिथेलियल सेल में ये वाला ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर। और इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, क्लोराइड आयन को बाहर डंप करता है सेल से। ओके, तो अगर सेल से क्लोराइड आयन का बाहर नहीं जाता है तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग सब यूनिट अगर म्यूटेटेड हो जाए इस वाले ट्रांसपोर्टर की, तो एक रेसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस CFTR सिंड्रोम।
जिसमें क्या होता है, इसके क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक फिनाइल एलनिन रेजिड्यू प्रेजेंट होता है 508 पोजीशन पे। उस फिनाइल एलनिन रेजिड्यू में क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा बाहर की साइड, और क्लोराइड क्या रहेगा, सेल के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से ये सेल क्या करेगी, बाहर से वाटर का अपटेक करेगी, और उसकी वजह से उसमें क्या होगा, which then take up water from the surrounding mucus by osmosis। तो उसके सराउंडिंग में जो भी म्यूकस था उसमें से क्या करेगी, वो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर ले आएगी। ओके, तो सेल के अंदर आ जाएगा वाटर, तो म्यूकस में क्या हो जाता है, थिकनेस आ जाती है, और म्यूकस एक्यूमुलेट होने लग जाता है काफी सारे ऑर्गन्स के अंदर। ओके, तो लंग्स और इसके अलावा भी काफी सारे ऑर्गन्स स्किन के अंदर इसमें म्यूकस का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जो क्या करता है, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को के इन्फेक्शन को फेवर करवाता है, लाइक स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। इन सारे बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसको फेवर करवाता है ये वाला म्यूकस डिपोजिशन। तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल डिजीज हो जाती है इसकी वजह से। तो ये सारे थे एबीसी ट्रांसपोर्टर और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जिसके अंदर क्या होता है, एटीपी का डायरेक्टली यूज नहीं होता है, कुछ मॉलिक्यूल एटीपी का यूज करके ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा। तो कल वाला वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।